Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and today is 2nd of June 2020 and this is aptitude test number 33. So welcome back once again. This is the time to evaluate about your preparations, right? So very good morning to all of you. Right, the first question regarding with current affairs and the general science is in front of you, and the question number 1 is this, right? So what is the question number 1 is which private company has launched the first crewed mission to space in May 2020? मई 2020 में किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी स्पेसएक्स, ऑप्शन नंबर सी रॉसकोमस। ठीक है, जल्दी से आपके पास टाइम है, आपके पास 5 सेकंड का। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका स्पेस एक्स। सबसे पहले याद रखिएगा, जो आपका क्या बात करते हैं, जो आपकी अमेरिकन की एक कंपनी है जिसका नाम एलॉन मस्क की जो आपकी एक्स स्पेस है, उसके द्वारा 2011 के बाद कोई शायद प्राइवेट तरीके से अगर मैं बात करूं तो शायद आपका प्राइवेट तरीके से पहला ऐसा बन चुका है जो अंतरिक्ष में अपना चालक दल भेज रहा है, दैट मीन्स एस्ट्रोनॉट भेज रहा है, जिनका नाम अगर मैं बात करूं तो वॉन बेनहक एंड डॉग हल। ये 2 आपके एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, और 31 मई 2020 ने इसने अपना मिशन को प्रारंभ किया है। तो एक बहुत ही अद्भुत पहल है जो कि स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा स्टार्ट की गई है। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट व्हाट इट इज। देखिएगा जल्दी से आपके पास, Where is the headquarter of National Stock Exchange NSE located? Right, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। राइट, जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई। याद रखिएगा, जो NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के ही जो आपके हेडक्वार्टर हैं, दोनों के ही मुख्यालय आपके मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, और एक और आपका स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम निफ्टी है, और निफ्टी का जो आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो उसका न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा, निफ्टी दैट मीन्स आपका न्यू दिल्ली में है मुख्यालय, और BSE और आपका NSE दैट मीन्स नेशनल, अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। राइट, मुंबई आपकी कैपिटल है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की इस वक्त में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइए? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है इस वक्त? भगत सिंह कोश्यारी। राइट, चलिएगा, ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। Right, what it is? Choose the state which make COVID-19 negative certificate mandatory for the people who want to come to the state. उस प्रदेश को चुनिए जिसने COVID-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र जरूरी बनाया है जो लोग प्रदेश में आना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम इसको याद रखेंगे, जो आपका गोवा ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें आने वाले लोगों के लिए COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। मतलब जो भी लोग आए उनको सबसे पहले COVID-19 का आपका चेकअप कराना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तभी वो गोवा में एंट्री कर सकता है। राइट, तो अगर हम ये बात करें तो गोवा गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे शायद कोरोना को कम से कम शायद अपने स्टेट में इन्फेक्टेड लोगों को बचा सकता है। राइट, तो आप याद रखिएगा, गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत। राइट, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर उनका नाम प्रमोद सावंत है, और यहाँ पर उनके जो गवर्नर है उनका नाम याद रखिएगा, उनका गवर्नर का नाम क्या है? सतपाल मलिक। और सतपाल मलिक इससे पहले आपके कहाँ पे गवर्नर थे? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जब डिवाइडेशन हो गया 2 यूनियन टेरिटरी में, तो सतपाल मलिक को ट्रांसफर करके कहाँ पर भेज दिया गया है? गोवा के गवर्नर के दौर में, गोवा के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, चलेगा, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर सी प्रोटियम, ऑप्शन नंबर डी यट्रियम। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा यट्रियम। यट्रियम इज नॉट अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले याद रखिएगा आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप्स of a certain elements are said to be whose atomic number are same but the atomic weight are different, right? सिंपल सी बात करें तो अगर हम उन सभी को क्या बोल सकते हैं, समस्थानिक बोल सकते हैं, आइसोटोप्स बोल सकते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की संख्या और साथ में एटॉमिक मास अलग अलग हो, राइट? सेम वे में अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो याद रखिएगा जो आपका प्रोटियम होता है उसका अगर मैंने आपको बताया था 1H1 क्या होता है, प्रोटियम, राइट? और ड्यूटेरियम होता है 1H2, राइट? और ट्राइटियम होता है 1H3। तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं जो बहुत बार केमिस्ट्री में यूज होता है। 1H1 दैट मींस प्रोटियम, 1H2 दैट मींस ड्यूटेरियम, 1H3 दैट मींस ट्राइटियम। बट यट्रियम इज नॉट अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट इज एन एलिमेंट। एक आपका एक एलिमेंट है और इसका जो सिंबल होता है वो Y होता है, और इसका अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो 39, और इसका एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें तो 89। याद रखिएगा, तो 39 इसका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक वेट है 89, और इसका एलिमेंट का नाम है यट्रियम, राइट? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है हिंदी का, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए नारिकेल, ऑप्शन नंबर बी नारिकेली, ऑप्शन नंबर सी नारिकेल, ऑप्शन नंबर डी नारिकेली, ऑप्शन नंबर डी, राइट? जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा नारिकेल शब्द होता है तत्सम रूप नारियल का। नारिकेल, नारिकेल अगर हम संस्कृत में भी शब्द ढूंढे तो नारिकेल मतलब नारियल होता है, संस्कृत शब्द। आपने सुना है तद्भव शब्द क्या माने जाते थे, जो शायद हम लोग आम भाषा की लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो हिंदी भाषा के आपके शब्द हैं, जो पुराने शब्द हैं, लेकिन उनका परिष्कृत रूप संस्कृत रूप शब्द को अगर अधिकतर तौर पे हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं, राइट? याद रखिएगा, तो नारियल का जो तत्सम शब्द है वो है नारिकेल, राइट? चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अतिथि, ऑप्शन नंबर बी अभ्यागत, ऑप्शन नंबर सी अनाहूत, ऑप्शन नंबर डी अकिंचन। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपके पास में, इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है अनाहूत। सबसे पहले याद रखिएगा जिससे बुलाया ना गया हो उसे हम बोलते हैं अनाहूत, राइट? अतिथि किसे बोलते हैं, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, राइट? अ पर्सन whose मतलब arrival is not fixed and the whose arrival date is not fixed, right? It is not certain that the person is, it is called guest, right? अनाहूत क्या कहलाता है? A person who is not invited, that is called अनाहूत। अभ्यागत मीन्स होता है सामने आया हुआ, दैट मीन्स अ पर्सन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे, राइट? अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, अ पर्सन दैट इज नथिंग, दैट इज कॉल्ड अकिंचन, राइट? याद रखिएगा, तो इसमें सही शब्द है जिससे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, राइट? अतिथि किसे बोलते हैं, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका अनाहूत। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? व्हाट इट इज, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द वर्ड रिवील। ऑप्शन नंबर ए डिनाई, ऑप्शन नंबर बी कंसील, ऑप्शन नंबर सी इग्नोर, ऑप्शन नंबर डी ओवरलुक। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कंसील। तो सबसे पहले याद रखिएगा रिवील मींस क्या होता है, प्रकट होना, बताना, ठीक है ना? मतलब आई रिवील्ड माई प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, राइट? मैंने अपनी जो समस्या थी अपने माता पिता के सामने रखी, राइट? दैट इज कॉल्ड रिवील, प्रकट करना। डिनाई मींस होता है मना कर देना, ठीक है?
कंसील, कंसील मीन्स होता है छिपाना। तो देखिए प्रकट करना का क्या मतलब हो गया, छिपाना। These are the two of the words that are opposite to one another. That means the correct antonym for the reveal that will be conceal, right? Ignore, ignore means कैसा होता है, अनदेखा करना। And overlook, overlook मतलब होता है किसी को ऊपर से चीज को देखना, right? Just like I have prepared my presentation and my boss in my office that will take a overlook on my presentation. After that I can present this my presentation in front of my colleagues, right, and the employees. So that is just like overlook. That means ऊपर से जल्दी से किसी चीज को देखना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, डिनाई मीन्स मना करना, और कंसील मीन्स छिपाना। तो आपको समझ में आ गया प्रकट करना का जो आपका एंटोनियम होगा वो होगा कंसील, तो रिवील का हो गया आपका कंसील। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, व्हाट इट इज। Walking at 3 o'clock, I heard the dash of the thunder. Option number A, crackle. Option number B, rumble. Option number C, ripple. Option number D, clank. जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। जल्दी से। ओके, होप सो आपने इसका सही चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है रंबल, राइट। थंडर देखा है ना, थंडर दैट मीन्स जब आता है आपका, जैसे हम बोलते हैं एकदम से तूफान, जैसे बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, उसे हम बोलते हैं थंडर। थंडर हैज कम, राइट। तो व्हाट इट इज, अगर मैं क्रैकल का मीनिंग समझूं तो क्रैकल मीन्स होता है चिड़चिड़ाना। ओके, चिड़चिड़ाना का मीनिंग समझ में आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, एक आपने कोई भी एक क्या ले ली, ससा ले ली, तस्तरी ले ली, उसमें चावल को आप डाल रहे हैं तो वो कैसा होता है, कट 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 आवाज आती है। तो वो आवाज, द साउंड ऑफ द राइसिंग दैट आर फॉलिंग इन अ सॉसर फ्रॉम अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड क्रैकल, राइट। रंबल, रंबल दैट मीन्स गड़गड़ाना। ओके, जस्ट लाइक as the thunder has come, the clouds are rumbling, right? So थंडर का जो आपका बोल सकते हैं हम, जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो रंबल होगा। रिपल, रिपल मींस अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो लहराना। लहराते कौन है आपकी, वेव्स, द वेव्स इन द ओशियन दैट आर रिपलिंग, राइट। क्लैंक, क्लैंक मींस अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्लैंक मींस होता है खनखनाना। दैट मींस अगर एक एग्जांपल से मैं बात करूं, द बाइसिकल चेन, राइट, द बाइसिकल चेन दैट इज क्लैंकिंग, मतलब द साउंड ऑफ द बाइसिकल चेन दैट इज जस्ट लाइक क्लैंकिंग। मतलब जो साइकिल की चेन है उसकी जो आवाज आती है ना, खर खर खर, तो उससे हम उसको चेन को इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करते हैं क्लैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा थंडर के लिए जो करेक्ट आपका साउंड होगा वो होगा रंबल, दैट मींस गड़गड़ाना। ओके, चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का पहला न्यूमेरिकल एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, व्हाट इट इज। जल्दी से ज्यादा बच्चे सॉल्व करेंगे और सही आंसर्स को चूज करेंगे। इफ v इज द मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b होल क्यूब रेशियो b माइनस c होल क्यूब, राइट। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, यदि b a और c का मध्यानुपाती है तो a माइनस b होल क्यूब अनुपात b माइनस c होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, a to the power 3/2 ratio c to the power 3/2. Option number B, a to the power 1/2 ratio b to the power 1/2. Option number C, b square ratio c square. Option number D, a square ratio c square. जल्दी से आपके पास 25 सेकंड का टाइम, आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है, राइट। ओके, तो होप सो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर मैं बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, a to the power 3/2 रेशियो c to the power 3/2। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, चलेगा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट, 1 मिनट। ओके, देखते हैं, चलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिएगा आपके पास में बोला गया है, क्या बोला गया है, 1 मिनट हम देखेंगे। क्या b दिया गया है a और c का मध्यानुपाती। दैट मीन्स अगर आपको पता है मिडिल प्रोपोर्शन का रूल पता है, तो जो आपका मिडिल प्रोपोर्शन होता है उसका स्क्वायर
फर्स्ट एंड जो आपका लास्ट होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो अगर आपको बी क्या बोला जा रहा है, मिडिल प्रोपोर्शन बोला जा रहा है ए और सी का, दैट मीन्स हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। ए इस तरीके से होता है ए बी एंड अगेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी होगा और ए सी होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं मिडिल प्रोपोर्शन में आपका क्या है बी, तो आप जानते हैं मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई होता है और एक्सटीरियर टर्म्स का, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इस तरीके से आया, राइट। अब हमें इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी आपके पास में, रूट ए सी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम। अब हम इसको देख रहे हैं किसमें हम इसमें पुट करेंगे, राइट। किसमें, आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो आपके पास में दे रखा है a माइनस बी होल क्यूब, राइट, और रेशियो का मतलब अपॉन ले सकते हैं b माइनस सी होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने देखा हम b की जगह पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा था, तो b की जगह पर रूट ए सी रख सकते हैं। तो a माइनस बी की जगह पर कितना, रूट ए सी की पावर 3 रख दीजिए, अपॉन नीचे भी रूट ए सी माइनस कितना c टू दी पावर 3 रख दीजिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, अब आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं जल्दी से बताइए। ए को क्या लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी से। ए को मैं लिख सकता हूँ रूट ए स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूँ, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए सी का क्या हो गया, ये होल क्यूब, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए सी माइनस रूट सी का, अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट सी का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, होल क्यूब, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तो रूट ए स्क्वायर माइनस रूट ए सी में से क्या कॉमन आ रहा है, रूट ए कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं रूट ए कॉमन ले लूं तो अगर आप इनसाइड में क्या बचेगा, रूट ए माइनस रूट सी, क्लियर, और इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या लगा दो, होल क्यूब। सिमिलरली नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, रूट सी कॉमन आ रहा है, तो रूट सी और ब्रैकेट में बचेगा रूट ए माइनस रूट सी, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या लगा दीजिए, होल क्यूब। और रूट ए माइनस रूट सी से रूट ए माइनस रूट सी क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, रूट ए अपॉन रूट सी टू दी पावर 3। यस और नो, समझ में बात आ गया कि नहीं आ गया आपको। अब आप सोचें तो जो इसके ऊपर रूट लगा होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ए टू दी पावर 1/2। यस और नो। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो अब आपका क्या बचा, यहां पर देखिएगा तो ए अपॉन सी आप पूरा लिख सकते हैं और टोटल की पावर 3 लगा सकते हैं। और आप जानते हैं ए अपॉन सी की पावर अगर हम रूट को हटाएं तो क्या करेंगे, 1/2, और इसकी होल पावर में कितना दिया है, 3। पावर और पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, वेरी नाइस। तो ए अपॉन सी टू दी पावर कितना आ गया, 3/2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर 3/2 रेशियो सी टू दी पावर 3/2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। तो आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए था, मध्यानुपाती का रूल क्या होता है। जो मध्यानुपाती होता है वो दो अलग अलग टर्म्स का उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मध्यानुपाती का स्क्वायर, राइट। दैट मींस जो मिडिल प्रोपोर्शन होता है जिस भी टर्म्स का, उसका स्क्वायर बाकी के दो टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उससे हम उस मध्यानुपाती की वैल्यू निकाल के इसमें आप रख देंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली रेशियो निकल आएगा, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का, और जल्दी से आपको बताना है। तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द 2153 टू द पावर 167। 2153 टू द पावर 167 का इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकेंड का टाइम, जल्दी से। ओके तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टाइम फिनिश हो गया है, और इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। ओहो, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाते। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, आप आज के बाद शायद 100% कर पाएंगे इस तरीके के न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, इस तरीके के न्यूमेरिकल में वो समझ लीजिए।
सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जिसका आपको इकाई स्थान निकालना उसका इकाई स्थान कितना है। तो आप देखें 2153 टू दी पावर लिखा था ना 167, तो आप इसका केवल यूनिट प्लेस कितना है 3, तो 3 की पावर 167। ओके, अब आप क्या करेंगे तो 3 की रिवर्सिबिलिटी निकालेंगे कि कितनी डिजिट आपके कौन सी नंबर पर आकर ये रिवर्सिबिलिटी हो रहा है। मतलब क्या देखिएगा, अगर 3 की पावर 1 निकाल दे तो 3 आता है, ठीक है। 3 के बाद 2 निकाल दे तो 9 आता है, वेरी नाइस। 3 के बाद 3 निकाल दे तो 27 आता है, वेरी नाइस। 3 टू आप 4 करते हैं तो 81 आता है, और 3 टू आप 5 करते हैं तो कितना आता है 243 आता है। देखिए पहले 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, लेकिन फिर 3 आ रहा है। मतलब कितने के बाद, हर 4 के बाद इसकी रिवर्सिबिलिटी आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब अगर हम इनके देखें, अगर इनकी पावर में देखें तो 3 की पावर 1 दैट मीन्स 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, 3 की पावर 2 में यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है, 3 की पावर 3 में यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है, 3 की पावर 4 में यूनिट प्लेस पर आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर लेकिन 5 करते हैं तो फिर से वही रिपीट होता है जो 1 पर आ रहा है। मतलब रिवर्सिबिलिटी 4 जो पावर है, 4 पावर के बाद वो रिपीटेशन हो रहा है। तो आपके पास में टोटल पावर कितनी दी गई है 167, तो आप 4 का 167 में क्या लगा दीजिए डिवाइड, तो 4 का 4 4 जा 16, ये तो 0 हो गया, बचा 7, तो 4 बन जा 4 और 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, तो रिमाइंडर कितना है 3। तो आपको पता है 41 टाइम तो ये साइकिल चल रही है, 1 से 4 1 से 4 1 से 4 1 से 4, लेकिन फिर कितना बच जा रहा है 3 बच जा रहा है। तो 1 2 और 3 वाले में यूनिट प्लेस पे कितना आता है 7, क्योंकि आपका 27 का यूनिट प्लेस कितना होता है 70 होता है भैया। तो आपका आंसर आ गया। तो आपको पता है जो भी नंबर का आपको पावर में आपको यूनिट प्लेस निकालना होता है, सबसे पहले उस नंबर के यूनिट प्लेस का पावर लिखते हैं, उस नंबर की हम रिवर्सिबिलिटी निकालते हैं पावर्स के फॉर्म में, राइट। इसके बाद में उससे उस पावर्स में डिवाइड लगा देते हैं, उस रिमाइंडर आता है उस रिवर्सिबिलिटी की सीरीज में, वो वाले नंबर पे हम उसका यूनिट प्लेस देख लेते हैं और आपके पास में आपका आंसर निकल आता है, राइट। तो चलेगा, दिस इज ऑल अबाउट this aptitude test on today's, right, and hope so most of the students have solved this aptitude test and score full out of full marks, right, and hope so if you are attempting this test on the daily basis, so I want to convince you, you will certainly accelerate, you will certainly ensure about your increasing your knowledge in these 5 areas, right. So thank you, Jai Hind.